हेलो दोस्तों। आज हम लोग अध्याय 1 क्लास 9 का साइंस का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पूरी तरीके से इस चैप्टर के जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पदार्थ क्या है। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिसे हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है। ठीक है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उस उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है, यानी मॉडर्न साइंटिस्ट ने किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे और पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए आगे अब पढ़ते हैं। 1.1 पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि यह सतत है या कणों से बने हुए हैं। ठीक है। तो क्रियाकलाप मैं बताता हूँ क्या है कि एक 100 ml का बीकर लीजिए। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे। दिए गए नमक या शर्करा मतलब चीनी को कांच के छड़ की मदद से जल में घोल दे। जल के स्तर में आए हुए बदलाव पर ध्यान दे। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, ऐसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। ठीक है। और नीचे ये जो नीचे रहता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको एग्जाम में भी आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक 1 घन मीटर मीटर क्यूब होता है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर होता है। 1 लीटर बराबर वन डेका मीटर क्यूब, 1 dm3। एंड 1 लीटर बराबर ये 1000 ml। 1 मीटर बराबर 10^3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। मैंने जो उस वक्त नमक, चीनी और नमक के बारे में जो बताया था वो 1.1 से तक देख सकते हैं आप। चित्र 1.1 में जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 1.2 देखिए। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल ले। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दे। फिर इस उपरोक्त घोल में 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दे। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहे। क्या जल अब भी रंगीन है? ठीक है। अब अनुमान लगाइए पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोले का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, मतलब 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में यह कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से
हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी इन उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है। अब है 1.2.2। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी मूवमेंट होता रहता है इनमें। ठीक है। इसके लिए क्रियाकलाप 1.3 और 1.4 दिया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। 1.5 भी है, जिसको आप आप खुद से कर सकते हैं ये सब। देखिए, तो देख लीजिए एक बार 1.3 में क्या करना है आप देख सकते हैं। 1.3 में ये क्रियाकलाप दिया हुआ है और 1.4 में भी आप देख सकते हैं कि एक दिया हुआ है। 1.5 में भी देख लीजिए, ये सब दिया हुआ है कि ये सब कैसे होगा। तो तीनों क्रियाकलाप हम लोगों ने देख लिया। इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है। अगर तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये हमको जानना है। 1.2.3 में पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक क्रियाकलाप दिया 1.6 दिया हुआ है। ठीक है। और 1.7 आप देख लीजिए। ये सब क्रियाकलाप इसलिए जरूरी होता है कि इस करने से आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है। और 1.1 देख लीजिए, 1.8। ये 1.8 में दिया हुआ है कि थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का कारण क्या है, ये दिया हुआ है। तो उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षक बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। हर पदार्थ का अपना आकर्षण बल का सामर्थ्य होता है। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्नलिखित में कौन से पदार्थ है? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। ये सब आपके करने की चीजें आप इसमें देख सकते हो। अब फिर कारण बताना है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ये क्यों होता है, ऐसा बताइए। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट देता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है, या पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है, ये आप पता करो। चलिए अब पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हम अपने आसपास की पदार्थों को ध्यान से देखिए, यह कितने प्रकार की है। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की इन 3 अवस्थाओं के गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। पहला है ठोस अवस्था। ये क्या होता है? इसमें दिया हुआ है कि क्रियाकलाप दिया 1.9 में निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित करें: पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमा के इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और स्थिर आयतन है? इन पे हथौड़ा मारने या खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या एक दूसरे में इनका विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? ठीक है। क्या ये सिकुड़ते हैं? तो ये सभी उदाहरण ठोस के हम देख सकते हैं। इन सभी का एक निश्चित आकार होता है। ठीक है। स्पष्ट सीमा होता है, स्थिर आयतन होता है। यानी जो संप्रीता होती है एकदम नगण्य, बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। बल लगाने पे, बाहरी बल लगाने पे ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये ढींड होते हैं। ठीक है। अब विचार कीजिए, रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींच कर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है?
विभिन्न आकार के बर्तन में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तन का आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? ये ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? देखिए, ये सब मैंने आपको नाम बताया, इनमें है कि ये सभी ठोस है क्योंकि सुनिए, बाह्य बल लगाने पे रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पे यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। तो अत्यधिक बल लगाने पे यह टूट जाता है, तो ये ठोस तो है ही। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। ठीक है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, जिससे इनका संपीड़न संभव होता है। ठीक है। ये हम लोगों ने ठोस का समझ लिया। ठीक है। अब आते हैं द्रवावस्था पे। द्रवावस्था क्या होता है? इसमें द्रव के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेकिन पहले हम डिफिनीशन उनका समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। देखिए, द्रव का आकार नहीं बदलता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में हम इसे रखते हैं वो उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव तेज होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। ठीक है। 1.4 और 5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विषम द्रव में संभव है, यानी ठोस और द्रव का विषम द्रव में संभव है। वातावरण की गैस विकसित होकर जल में घुल जाती है। यह गैस विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। ठीक है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। इस तरह हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठीक है। द्रव में हो सकता है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, ठोस में कम होती है, द्रव में ज्यादा होती है विसरण। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में कम करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। ठोस में कम होता है, द्रव में बहुत रिक्त स्थान होता है। ठीक है। अब आते हैं गैसीय अवस्था। वैसे द्रव का एग्जाम्पल मैंने दिया नहीं, आपको बताता हूँ। जल हुआ, खाने पकाने का तेल हुआ, दूध हुआ, जूस हुआ, शीतल पेय हुआ। ठीक है। ये सब द्रव के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब आते हैं गैसीय अवस्था पे। इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पिक्चर में 1.4 में दिया हुआ है। अम्म, क्या दिया हुआ है कि आपने कभी उस गुब्बारे वाले पे ध्यान दिया है जो गैस की एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? उससे पता लगा है कि एक सिलेंडर से वो कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। ठीक है। तो ये इसका लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है, 1.11 देख सकते हैं आप। हमने देखा है कि ठोस द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता यानी कंप्रेशन जो होता है ना, काफी अधिक होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली जो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी होती है, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित क्या है, संपीड़ित गैस होती है। जो हमारे अस्पतालों में जो ऑक्सीजन दिया जाता है मरीजों को, तो आप देखते हो उसमें उसमें गैस होती है सिलेंडर में। ठीक है। आजकल वाहन में ईंधन के रूप में भी सीएनजी गैस का उपयोग होता है। तो संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में भी संपीड़ित किया जा सकता है, यानी एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश के हम जान सकेंगे क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हमें कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु मिल जाते हैं, रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास कुछ क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रव के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है। अब आते हैं कुछ सवाल इसमें कि घनत्व किसे कहते हैं? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। फिर सुनिएगा, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन यानी प्रति इकाई आयतन को हम घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का क्या है निकालना? द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करिए। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई, लोहा, ये सबको आपको किसका घनत्व
बढ़ता है, किसका कम है, ये सब को लिस्ट बनाना है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब आता है कि ये सब कार्य हैं कि ये सब कार्य आप कर सकते हैं, देख लीजिए अब। चलिए अब लाइन से ये पिक्चर नंबर आप देख लो, कौन से पिक्चर नंबर है, 1.5 है। इसमें एबीसी पदार्थ की तीनों अवस्था के कणों को योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्था में कणों की गति को देखा जा सकता है, उनकी तुलना की जा सकती है। आप देख लीजिए ठोस में कण कैसे हैं, द्रव में कैसे कण हैं, और गैस में कैसे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आता है 1.4, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ठीक है, तो अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है। ठीक है, जैसे ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल, गैस जैसे जलवाष्प। वाष्प अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन प्रश्नों का उत्तर हमें, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए, ये सवाल है। ठीक है, अब पढ़ते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव, क्या प्रभाव हुआ है। ठीक है, तो इसमें प्रयोग क्रियाकलाप दिया हुआ है। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले, पिक्चर नंबर 1.6 के अनुसार। पिक्चर नंबर 1.6 देख लीजिए, आप एक बार पिक्चर आप देख लीजिए। इसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दिए कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। थर्मामीटर का जो कहने का मतलब है बल्ब है, बर्फ को छू रहा हो। और उसके बाद धीमी आंच पे बीकर को गर्म करना शुरू कर दे। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर ले। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करे। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन के प्रेक्षण को नोट करे। और अब बीकर में एक कांच की छड़ डाले और हिलाते हुए गर्म करे जब तक जल उबलने न लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखे जब तक अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था में जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करे। जो आप देख रहे हो पिक्चर नंबर 1.6, बर्फ का जल बदलने की प्रक्रिया, जल से जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया। पिक्चर दिया हुआ है बी, पहले ए नंबर में हुआ है कि बर्फ को जल में बदले हैं, और बी नंबर को हुआ है जल से जलवाष्प में बदले हैं। ठीक है, तो आप ये पढ़िए कैसे कैसे ठोस के तापमान को बढ़ाने पे उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी ठोस का तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके कणों की होते गतिज ऊर्जा गतिशील ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जितना तापमान बढ़ेगा उतना कण उसका गतिशील होगा। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण बहुत अधिक से तेजी से कंपन करने लगते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। ये कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी भी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाती है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह गलनांक कहलाता है। याद कर लीजिएगा, वह न्यूनतम तापमान जिस पे ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वो उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट दिया हुआ है, देख सकते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसी कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ठीक है, कि कि उसके कणों के बीच कितना आकर्षण बल है, ये ठोस का गलनांक बताता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, चीज बहुत इंपॉर्टेंट था लास्ट में। तापमान के अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक जो होता है ना केल्विन होता है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म इसका 273.15 के होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0.0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 के ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 200 तापमान में जोड़ दीजिए। यानी सेल्सियस से अगर केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दीजिए, अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा दीजिए। समझा, सेल्विन से केल्विन बदलने के लिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। अब आप पढ़ेंगे गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव परिवर्तन को संगलन कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, इसे उष्मीय ऊर्जा भी कहा जाता है। यानी ठोस जब गलने लगता है तो उसका तापमान समान रहता है। ठीक है, गलने की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा, गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके
पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ गुप्त का मतलब होता है छुपा हुआ। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आया आपको? अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ की कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अगर ज्यादा होगा तभी ना, वो कहने का मतलब है कि बदलेगा। तो हम जितना उसका मान रहता है ना, उसको द्रव में डालने को उतना ही उसको ऊष्मीय ऊर्जा देना पड़ता है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंच के कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल तोड़कर स्वतंत्र हो जाती है और उस तापमान पर द्रव गैस में बदलने लगता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। देखिए, वायुमंडलीय वैसा दाब जिस पे वो उबलने लगता है उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक एक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान 373 केल्विन यानी होता है। कि आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं, उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे आपने संगरण की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। हम्म हम्म देखिए, 330 है। तापमान पर भाप यानी वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है, क्या कह रहा है कि पानी की कणों की अपेक्षा अधिक हो जाती है। हाँ, बर्फ की जो वाष्प के कण होता है ना, कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप की कण वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ठोस अवस्था है, इसको ऊष्मा दिए द्रव अवस्था में बदल गया, और जो द्रव अवस्था में ज्यादा ऊष्मा मिला तो वो गैसीय अवस्था में बदल गया। यानी ये सब चीज चलता गया। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा है कि गर्म करने पे पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाते हैं। समझ रहे हैं आप? अब आते हैं क्रियाकलाप 1.13। आप देख लीजिए क्या किया हुआ है। इसमें एक कपूर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, कपूर क्या मतलब कैसे करना है आप देख लो। देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी गैस से सीधा ठोस बनेगा तो निक्षेपण कहलाएगा। और ठोस, देखिए एग्जाम्पल सुन लीजिए, ठोस अवस्था से सीधा गैस मतलब क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस, ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधा ठोस निक्षेपण। याद रखिएगा। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? दाब परिवर्तन, दाब में जब परिवर्तन होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है ये सुनिए। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने और संपीड़न करने पे क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? देखिए, पिक्चर 1.a में दिया हुआ है कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ कणों को समीप लाया जा सकता है। क्या हुआ? करीब लाया जा सकता है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जा सकता है। जब वायुमंडलीय दाब का मान एक एटमॉस्फेयर एक 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 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं पदार्थ की पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। तीनों अवस्था में पदार्थ का रूपांतरण आप देख सकते हो कैसे हुआ है। यानी ठोस से द्रव में बदला तो संगलन हुआ है। ठीक है, द्रव से ठोस में गया तो जम गया है। ठीक है, उसी तरह द्रव से गैस में गया है तो वाष्पीकरण, और गैस से द्रव में बदला है तो संघनन। ठीक है, उसी तरह ठोस से गैस में गया है, बदला है तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में बदला है तो निक्षेपण हुआ है। ठीक है, इसके आधार पर कुछ सवाल दिए हुए हैं तो आप देख सकते हो कि भाई इतना को सब सवाल सॉल्व कीजिएगा। वाष्पीकरण के बारे में समझते हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने
जीवन से आप ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पे पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल सकता है? जल को खुला छोड़ देने पे धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जल को आप खुला छोड़ दिए, धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें नीचे लिखा है एटमोस्फियर गैसीय दाब के मापन का, यानी गैसीय दाब के मापन का मात्रक होता है। ठीक है, गैस के दाब का मात्रक एटमोस्फियर होता है। दाब कैसा ही मात्रक है? पास्कल होता है। एक एटम बराबर 1.01 गुना 10 पावर 5 पास्कल। ठीक है, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमोस्फियर होता है। 1 एटमोस्फियर होता है, इसे समान दाब कहा जाता है समुद्र की सतह पर। चलिए अब इसके बाद क्या पढ़ना है? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कण में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में दिया हुआ है, इसको आप क्रियाकलाप देख सकते हैं, क्या करना है इसमें देख लीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। ठीक है, पहला है सतह सतह क्षेत्र बढ़ने पे। इसमें क्या होता है, अब हम जानते हैं कि वायु वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। सेकेंड पॉइंट, तापमान में वृद्धि, ये वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। तापमान बढ़ने पे अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। थर्ड, आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक सेकंड। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु की तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। ये सब वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, सतही क्षेत्र बढ़ने पे। सेकेंड क्या था, तापमान में वृद्धि। तीसरा, आर्द्रता में कमी। वायु की गति में वृद्धि। ये सब 4 पॉइंट। चलिए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। ठीक है, देखिए, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। ठीक है, जब आप एसीटोन यानी नाखूनों की जो पॉलिश करते हैं ना, उसका द्रव उसको अपनी हथेली पे गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या इसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पे शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपने छत पे या खुले स्थान में जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने का और उदाहरण दे सकते हैं? ये आपसे सवाल है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? इसका है कि शारीरिक प्रक्रिया के दौरान गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान ग्रह की सतह की कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा के बराबर उष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इससे अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? अगर मान लीजिए कोई गिलास है, उसमें जल भरा हुआ बर्फीला जल है, लेकिन जल की बूंद क्यों नजर आती है? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है, यह द्रवावस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों में नजर आती है। ठीक है, तो ये सब आज चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। इस सवाल आप देख लीजिए क्या होता है। आज इस चैप्टर में आपने क्या सीखा इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, आप एक बार देख लो।
द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव तीन अवस्था में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम होता है, द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्तीय होता है। ठोस के कणों में द्रव ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम और गैस के लिए अधिकतम, किंतु द्रव के लिए मध्यवर्तीय होता है। ठोस के लिए उनकी कणों की व्यवस्था अधिक क्रमित होती है। द्रव में कणों की परतें एक दूसरे पर फिसल या स्खलित हो सकती है। गैस में कोई क्रम नहीं होता, इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्था अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तित से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन जो होता है, ठोस पदार्थ द्रव में बिना बदले हुए सीधा गैस में बदल जाए तो ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है। नीचेपन होता है, गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। क्वथनांक की समिष्ट परिघटना, जिसमें समिष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में बदल जाते हैं। द्रव से में वाष्प बदलना क्वथनांक की समिष्टि परिघटना होती है। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना होती है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बल को पार कर देते हैं, द्रव को वाष्प अवस्था में बदल देते हैं। वाष्पीकरण गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल, जिनका वायुमंडल के प्रति प्रतिताप होता है। तापमान, आर्द्रता, वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वो मात्रा है जो एक केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव की क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वो मात्रा जो एक केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। कुछ मापने योग्य राशियां जिनका मात्रक हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान का मात्रक होता है केल्विन, इसका प्रतीक होता है, सिंबल होता है के। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जिसका सिंबल होता है एम। साहित्य का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसका मात्रक होता है केजी, ये सिंबल। भार का मात्रक न्यूटन, इसका सिंबल एन होता है। आयतन का मात्रक घन मीटर, जिसका M3 होता है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसका केजी M-3, M⁻³ दाब का मात्रक पास्कल होता है, जिसको पीए बोलते हैं सिंबल। ठीक है, तो ये चैप्टर आज खत्म हुआ। ये सवाल आप देख लो जो एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने आज आपको कक्षा 9 का पूरा करा दिया, चैप्टर 1। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।